क्लास 12th के स्टूडेंट एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। पोइट्स एंड पैनकेक पढ़ते वक्त कभी ऐसा लगता है सर चैप्टर तो समझ आ रहा है पर याद नहीं हो रहा। कभी जेमिनी स्टूडियोज, कभी ऑफिस बॉय, कभी कोठामंगलम सुब्बू, कभी स्टीफन स्पेंडर और ऊपर से पैनकेक जैसा नाम। सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? बट रिलैक्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैनकेक एंड व्हाट वाज इट यूज्ड फॉर? पैनकेक क्या है और इसका प्रयोग किसके लिए होता था? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल। ये एक मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था। Truckloads of it were brought to the Gemini Studios in Madras. मद्रास से इसे ट्रक में भरकर लाया जाता था जेमिनी स्टूडियोज में। It was used in the makeup of the artist who played various roles in films. फिल्मों में कई प्रकार के रोल प्ले करने वाले आर्टिस्ट पर इस पैनकेक का मेकअप के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What has been said about Robert Clive's stay in Madras? रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में एक अंग्रेज अफसर था, उसके बारे में क्या कहा गया है? The upstairs of makeup department of Gemini Studios were said to have been Robert Clive's stables. Gemini Studio का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो रॉबर्ट क्लाइव का कभी अस्तबल हुआ करता था। स्टेबल्स मीन घोड़े बांधने वाली जगह। A dozen other buildings in the city used to be places of his residence. कई दर्जन अन्य जगहों पर भी रॉबर्ट क्लाइव रहा करता था और एक लोकल चर्च जिसका नाम था सेंट मैरीज चर्च, वहाँ पर उसने एक लड़की से शादी भी की थी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड द मेकअप रूम एट द जेमिनी स्टूडियोज लुक? जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप रूम था वो कैसे दिखता था? इट लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। ये किसी भी बाल काटने वाले सैलून की तरह ही था। इट हैड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स। इसमें 6 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे। ऑल अराउंड दिस मिरर देयर वर इनकैंडिसेंट लाइट्स दैट क्रिएटेड टेरिबल हीट। इन मिरर्स के चारों ओर वहाँ पर बड़ी ज़्यादा हीट देने वाले बल्ब्स लगे होते थे जिससे बड़ी ज़्यादा हीट निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप? राइटर का फायरी मिजरी से क्या मतलब है जो कि मेकअप रूम में मेकअप करने वाले लोगों को सहन करनी पड़ती थी। इन द मेकअप रूम देयर वर लार्ज मिरर विद इनकैंडिसेंट लाइट। मेकअप रूम में आपको पता बड़े बड़े मिरर्स लगते थे जहां पर तीव्र प्रकाश देने वाले रोशनी या बल्ब हुआ करते थे। पीपल हु वेंट फॉर मेकअप हैड टू वियर द स्ट्रॉन्ग हीट। वो लोग जो मेकअप के लिए वहां पर जाते थे उनको इस तीव्र या तेज हीट का सामना करना पड़ता था। दिस हीट एंड डिस्कम्फर्ट इज व्हाट द राइटर मीन्स बाय द फायरी मिजरी। ये जो हीट है और वहाँ पर जो उनको परेशानी होती है उसे ही राइटर ने फायरी मिजरी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड? हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? ऑफिस बॉय हताश निराश क्यों था और उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा? द ऑफिस बॉय वांटेड टू बिकम अ फेमस स्टार, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और लिरिक्स राइटर। ऑफिस बॉय एक फेमस एक्टर बनना चाहता था और एक डायरेक्टर बनना चाहता था या फिर वो कोई स्क्रीन राइटर या लिरिक राइटर बनना चाहता था। बट ही बिकेम ओनली अ स्मॉल मेकअप मैन। लेकिन वो एक छोटा मोटा मेकअप मैन ही बन पाया। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट था, हताश था। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। उसने अपना सारा का सारा गुस्सा सुब्बू के ऊपर डायरेक्ट किया। हु वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो का एक सक्सेसफुल मेंबर था और उसे नंबर 2 माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल? सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? सुब्बूज प्रिंसिपल वाज द बॉस। सुब्बू के प्रिंसिपल को द बॉस के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम था एस वाटसन, हु इज द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। वो जेमिनी स्टूडियो का मालिक था एंड सुब्बू वाज वेरी क्लोज टू हिम, और सुब्बू उसके बहुत ही क्लोज था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर्स टू? ऑथर ने वहाँ पर राष्ट्रीय एकता का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बोला गया है, तो वो क्या है? इन द मेकअप डिपार्टमेंट में देयर वाज अ टीम, वहाँ पर एक पूरी टीम थी विच इंक्लूडेड वर्कर्स, जिसमें काम करने वाले थे फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सारे के सारे इंडिया के पार्ट से, मतलब इंडिया के अलग अलग जगहों से। देयर वाज अ कन्नड़, वहाँ पर एक कन्नड़ था, एंड अंद्राइटी एक आंध्रा का था, एंड इंडियन क्रिश्चियन एक भारतीय क्रिश्चियन भी था फ्रॉम मैड्रास, एंड एंग्लो बर्मीज एक अंग्रेज बर्मीज भी था, एंड द लोकल तमिल्स, और फिर सारे अन्य तमिल के स्थानीय लोग। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन द ऑथर रेफर्स टू। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता का, क्योंकि पूरे भारत के लोग वहाँ पर थे, पूरे भारत के अलग अलग जगहों के लोग और अलग अलग रिलीजन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। सुब्बू को एक वर्सेटाइल जीनियस माना गया, मैनी साइडेड की वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। उसकी 4 स्पेशल एबिलिटीज क्या क्या हैं? तो उसकी 4 स्पेशल एबिलिटीज है, ही ऑलवेज लुक चेयरफुल, वो हमेशा खुश रहता था। ही वॉज वेरी लॉयल टू द बॉस, वो बॉस का बहुत ही वफादार था। ही वॉज अ टैलेंटेड एक्टर, वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर था और एक बहुत जबरदस्त राइटर भी थी। ही वॉज आल्सो टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और फिल्मों के लिए जैसे वो टेलर मेड था, फिल्मों के लिए जैसे वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज? अब ऑफिस बॉय के ऊपर क्वेश्चन है कि उसका जेमिनी स्टूडियोज में क्या काम था। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, उसने स्टूडियोज को ज्वाइन क्यों किया था, एंड वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, और वो स्टूडियो में निराश क्यों था। द ऑफिस बॉय वॉज अ ग्रोन अप मैन, ऑफिस बॉय एक बड़ा व्यक्ति था। ही वॉज नॉट ए बॉय, वो अपनी अर्ली 40s में था, मतलब 40-41 में था। हु अप्लाइड मेकअप टू द एक्टर्स हु प्लेड द क्राउड, वो उन एक्टर्स का मेकअप किया करता था जो कि फिल्मों में भीड़ का रोल प्ले किया करते थे। दैट वॉज एन अनइम्पॉर्टेंट वर्क, ये एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा काम था जिसे कोई भी कर सकता था। ही ज्वाइंस जेमिनी स्टूडियोज, परंतु जेमिनी स्टूडियोज को ज्वाइन करते समय इन द हाई होप ऑफ बिकमिंग अ फेमस एक्टर, उसे बहुत आशा थी कि वो एक बहुत फेमस एक्टर बनेगा, अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर एक बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर, फिल्मों के लिए कहानी लिखने वाला लेखक बनेगा, और डायरेक्टर नहीं तो वो फिल्मों को निर्देशित करेगा। इंस्टेड ही रिमेन्ड ओनली अ मेकअप बॉय, इसके बजाय वो केवल एक छोटा मोटा मेकअप बॉय ही बन पाया। दैट इज वाई ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, यही कारण था कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। वाई डिड द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? अब हमारे ऑथर के बारे में क्वेश्चन है। आपको पता है हमारे ऑथर का नाम था अशोका मित्रन। अशोका मित्रन ने जेमिनी स्टूडियोज में बताए हुए अपने दिनों पर कुछ लिखा था जिसे उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शामिल किया था। द ऑथर सैट इन अ क्यूबिकल टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स, ऑथर का कोई काम नहीं था, वो अपने क्यूबिकल, अपने छोटे से ऑफिस में बैठा रहता था और न्यूज़पेपर को काटता रहता था, न्यूज़पेपर से कटिंग लेता रहता था। नोबडी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट ही वाज कलेक्टिंग, कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि उसके इस काम की इम्पोर्टेंस है क्या। सो ही seemed टू बी डूइंग नथिंग, ऐसा लगता था कि वो कुछ भी वहाँ पे नहीं कर रहा टू द अदर वर्कर्स, अन्य जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले लोगों को। लेकिन आपको पता है कि अशोका मित्रन एक बहुत जबरदस्त राइटर था और ही वॉज अ स्टॉन्च रीडर, वो एक बहुत जबरदस्त रीडर था। वो हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अखबारों में मैगजीन्स में लिखी रहती थी वो उनको ध्यान से पढ़ता था और कटिंग लेकर के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते थे उनको उनकी कटिंग लेकर एक फाइल में जमा करता रहता था। और यही इसी प्रकार की बातों से वो एक बहुत जबरदस्त राइटर बन पाया। अगला क्वेश्चन है, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले लोगों की कुछ राजनीतिक विचारधारा भी थी या वो अपने आप को किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते थे? नो, बिल्कुल भी नहीं।
द पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ एनी पॉलिटिकल थॉट, उनकी कोई राजनीतिक सोच नहीं थी। हाउएवर दे सीम्ड टू बी इन फेवर ऑफ गांधी जी's अहिंसा, वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे एंड वर अनवेयर ऑफ कम्युनिज्म, लेकिन वो कम्युनिज्म से बिल्कुल अनजान थे। दूसरी भाषा में दे जस्ट हेट कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म से बिल्कुल हेट किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो, क्या कारण था मॉरल रीआर्मामेंट का स्टूडियो में इतना जबरदस्त स्वागत किया गया। दे वर वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया बिकॉज दे वर थॉट टू बी अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल थिएटर ग्रुप, क्योंकि उनके बारे में ये माना जाता था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ग्रुप का कोई हिस्सा है। दे वर अबाउट 200 स्ट्रॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उसमें कम से कम 200 जवान थे जो अलग अलग देशों से थे। एंड दे अफोर्डेड द जेमिनी स्टूडियो अ गुड डाइवर्जन फ्रॉम देयर डल रूटीन, और उसने जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ को दिया बहुत अच्छा पास टाइम उनकी डल रूटीन से। कहने का मतलब है कि जेमिनी स्टूडियोज में जो लोग थे उनकी जो डल रूटीन थी उनमें इन लोगों ने कुछ अच्छे प्ले खेल करके उनका काफ़ी मनोरंजन किया था, और ये कारण था कि उनका वहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, ये क्वेश्चन एक बार फिर भी आ गया, तो इसका सिंपल सा आंसर है मिस्टर एस एस वासन वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज, कि वो क्या कमी थी कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाई उस अंग्रेज व्यक्ति की और जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले व्यक्तियों के। तो आपको तो पता था कि एक बार जेमिनी स्टूडियो में एक अंग्रेज विजिटर आया, एक इंग्लिश विजिटर वहां पर आया था, लेकिन वो जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया। तो उसका कारण क्या था? The people at Gemini Studios had no idea of what the Englishman was speaking about. लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो व्यक्ति कह क्या रहा था और वो कहना क्या चाहता था। Moreover, इसके अलावा his accent was totally unintelligible to his listener, कि उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंट एक्सेंट थी, उसका जो बोलने का लहजा था, वो वहाँ के श्रोताओं को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। तो ये लोग ये जान ही नहीं पाए कि व्यक्ति है कौन और ये यहाँ पर क्या करने आया है। Why is the Englishman's visit referred to as an unexplained mystery? कि उस अंग्रेज व्यक्ति के विजिट को एक ना समझने वाली या ना एक्सप्लेन करने वाली मिस्ट्री क्यों माना गया? Nobody knew, कोई जानता ही नहीं था exactly why this Englishman was there, कि ये व्यक्ति यहाँ पर है क्यों, क्या कर रहा है। His speech to the audience was totally unintelligible. उसका भाषण श्रोताओं के लिए बिल्कुल भी समझ से बाहर था। Unintelligible का मतलब था beyond understanding, जिसे कोई समझ ना पाए। He went away after an hour. वो एक घंटे के बाद वहां से चला गया without telling anyone about himself. बिना ये बताए हुए कि वो कौन है, उसके आने का पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। अब हम जानेंगे कि उस इंग्लिश विजिटर का नाम क्या है, जो कि बहुत बार भी हमें पता चला। द इंग्लिश विजिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, वो अंग्रेज व्यक्ति स्टीफन स्पेंडर था, एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट, जो कि एक अंग्रेज पोएट और एक निबंधकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। ऑथर को कैसे पता चला कि ये इंग्लिश विजिटर जो स्टूडियो में आया वो कौन था, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाया था कि वो कौन है। शायद एस एस वासन द ओनर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो को पता हो कि इनका नाम स्टीफन स्पेंडर है, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज में काम करने वाले बाकी व्यक्तियों को कोई पता नहीं था कि ये व्यक्ति है कौन। द ऑथर फाउंड आउट इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, एक बार ऑथर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रीडर था। ही सॉ कॉपीज ऑफ द मैगजीन द एनकाउंटर, वहां पर उसने द एनकाउंटर नामक मैगजीन की एक कॉपी वहां पे देखी और वहां पर उसको रेफरेंस मिला दैट द विजिटर वाज स्टीफन स्पेंडर, कि ये व्यक्ति तो स्टीफन स्पेंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। द गॉड दैट फेल्ड एक किताब थी, तो उसका क्या मतलब था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इट रेफर्स टू अ बुक। द गॉड दैट फेल्ड रेफर करता है एक किताब से
रिटन बाय 6 एमिनेंट राइटर्स, जिसे 6 बहुत ही प्रसिद्ध राइटर्स के द्वारा लिखा गया। और वो राइटर जो है वो सारे के सारे ऊपर दिए गए हैं, उनके नाम भी है, जिनमें है लुइस फिशर। लुइस फिशर वही हैं जिन्होंने हमारा एक चैप्टर द इंडिगो लिखा था। वहाँ पर उनकी एक किताब थी द लाइफ ऑफ महात्मा, उसी में से इंडिगो चैप्टर लिया गया था। उसके बाद है एंड्रे जाइड, और फिर है स्टीफन स्पेंडर, वो व्यक्ति जो वहाँ पर इंग्लिश विजिटर बनकर आया था। उसके साथ है आर्थर कॉस्टलर, इग्नाजियो सिलोन, रिचर्ड राइट, ये सारे के सारे मॉडर्न राइटर हैं। द बुक शोज हाउ दे बिकेम डिसइल्यूशन विद कम्युनिज्म, ये किताब बताती है कि किस प्रकार से वो लोग कम्युनिज्म से डिसइल्यूशन का मतलब था कि उनका मोह भंग हो गया था। कहने का मतलब कि इस किताब में लिखा गया था कि कैसे कम्युनिज्म ने उनको अट्रैक्ट किया था, और कैसे जब वो बीच में गए तो उनका मोह भंग हो गया कि कम्युनिज्म कोई एक अच्छी फिलॉसफी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ एन इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट जेमिनी स्टूडियोज। तो उस इंग्लिश पोएट जिसका नाम है स्टीफन स्पेंडर, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बताता है कि राइटर ने कैसे बताया कि उसका विज़न एक आउट ऑफ प्लेस था। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस, जो कि वहाँ पर फिट ही नहीं हो पाता। जेमिनी स्टूडियोज प्रोड्यूस तमिल फिल्म्स फॉर कॉमन पीपल, जेमिनी स्टूडियोज तो बनाता था फिल्में सामान्य लोगों के लिए। द इंग्लिश पोएट स्पोक इन अ वे दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, इंग्लिश पोएट इस प्रकार से बोला वहां पर कि कोई वहां पे समझ ही नहीं पाया था। सो द सिचुएशन वाज स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, इस कारण उसका आना बहुत अजीब था और आउट ऑफ प्लेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिशंस फ्रॉम द अकाउंट, इस अकाउंट से हमें ऑथर का जो साहित्यिक रुचि थी, उसका साहित्य के प्रति झुकाव था, हमें क्या समझ आता है। द ऑथर वॉज अ वेल रेड एंड लिटरेरी माइंडेड पर्सन, ऑथर एक पढ़ा लिखा और साहित्य को जानने वाला व्यक्ति था। ही अंडरस्टूड लिटरेचर एंड पोइट्री डीपली, वो बड़ी गहराई तक लिटरेचर को, साहित्य को और पोइट्री को समझता था। एंड हैड गुड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और उसे इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज किए गए, मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए हमारे इस चैप्टर द पोएट एंड पैनकेक, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो भी देख लेंगे, तो इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप अंत तक मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप उसके बारे में कमेंट्स भी करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डियर इंग्लिश।